हेलो एवरीवन, अनिकेत एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 2 है। पिछले लेक्चर्स में हमने डेवलपमेंट के बारे में देखा था। आई होप आपने उसका मॉक टेस्ट भी दिया होगा। अब देखिए, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रहेगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले ये चीज बताना चाहता हूँ, इसका नोट्स अगर आपने डाउनलोड करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपको एचपी पटवारी, होम गार्ड, किसी भी एग्जाम की अगर खुद से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारी साइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया में जो होते हैं हम पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ सेक्टर जो आपके ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है इन टर्म ऑफ ओनरशिप, जैसे कि पब्लिक है, कुछ प्राइवेट सेक्टर है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताए हुए। ये आपका है चैप्टर नंबर 2, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, और ये कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, नोट्स भी आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो सेक्टर पढ़ने हैं हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप पहले देखिए, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हमने जानना है। तो पहले तो जानेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। आर्थिक गतिविधियां वो गतिविधियां होती है जिन्हें लोग अपनी आजीविका या आय कमाने के लिए करते हैं। इकोनॉमी एक्टिविटी आर दी एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड और इनकम। देख सकते हैं आप, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि आर्थिक गतिविधियां वो गतिविधि होती है जिन्हें लोग अपनी जीवन जीने के लिए और आय कमाने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे डिवाइडेड है 3 सेक्टर्स में, जिसमें ये होता है 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी, 2nd डिग्री मीन्स ये सेकेंडरी, 3 डिग्री मीन्स टर्सरी में ये डिवाइड हुआ है। अब यहाँ से आपके सामने प्रश्न बनता है यहाँ से, तो इसको अब आपने नोट रखना है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, this sector deal with the direct use of a natural resources. It include यहाँ पे देख सकते हैं, it includes individual where a raw material are extract from a nature. यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से सीधे उपयोग से संबंधित है। इसमें वो गतिविधियां शामिल है जिनमें कच्चे माल को प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर हो गया आपकी कृषि, वन्य संसाधन, मछली पालन और खनन, ये आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब मैं मान लीजिए आपके सामने माइनिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, माइनिंग से आपको क्लियर हुआ है। माइनिंग में क्या करते हैं, ये आपका पहाड़ है। ठीक है, हिमाचल में है, तो हिमाचल में 3 प्लांट है आपके, एक एसीसी बरमाणा का है, एक अंबुजा का है, ठीक है, एक अल्ट्राटेक का है, एक और प्लांट। ठीक है, ये कुछ और प्लांट है। ये क्या करते हैं, ये पहाड़ों में क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, वहां से लाइमस्टोन निकालते हैं। ये इनका एक प्राइमरी सोर्स है। फिर वो क्या करते हैं, जब उन्होंने एक बेल्ट जैसी बनाई होती है, वहां से अपने कच्चे मटेरियल को बेचते हैं, जहां पे उनकी फैक्ट्री का इतना ऐसा जैसा प्लांट बना होता है, फैक्ट्री का, जहां पे आपका सीमेंट बनता है। प्राइमरी सोर्स है, मतलब जो हमने डायरेक्ट नेचुरल सोर्स से लिया हुआ है। अब माइनिंग में जो पत्थर है, पहाड़, वो किस चीज का है, वो तो भी आपका नेचुरल रिसोर्स ही है। माउंटेन है, नेचुरल रिसोर्स है। एग्रीकल्चर, कृषि है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फसल उगा रहे हैं, मान लीजिए आप खीरे उगा रहे हैं, आप लोग आलू उगा रहे हैं, ठीक है, वो आपका प्राइमरी सोर्स है। मान लीजिए मैंने आलू उगाया, ये मेरा प्राइमरी सोर्स है। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये अजय को बेच दिया। अजय क्या करता है, अजय ने अपनी फैक्ट्री रखी हुई है लेज की। क्या रखी हुई है, लेज की फैक्ट्री रखी हुई है। तो ये फिर सेकेंडरी में चला जाता है, मतलब इसको कहेंगे हम सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जहां हम डायरेक्ट कोई चीज ले रहे हैं, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। यही ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। कृषि हो गया आपका, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया एंड माइनिंग हो गया। अब मछली है, डायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ, इन्होंने क्या है, इसमें आपका इंडस्ट्री सेक्टर आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के बेस में। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने कहा है दीज सेक्टर डील विद मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेसिंग ऑफ ए रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड। यह क्षेत्र कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने के लिए विनिर्माण और
प्रसंस्करण से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, अब आलू का एग्जाम्पल बताया था। आलू क्या था? तुम्हारा प्राइमरी सोर्स था, तुमने इसको बेचा, फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में जाके क्या बनाइए? लेज हुआ। कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ? फैक्ट्री में। केवल इतना ध्यान रखो। जो दूसरी बात, इसमें आपके इंडस्ट्रीज आ गए। अब जैसे माइनिंग से जब आप सीमेंट को भेज रहे हैं, माइनिंग से आप रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, तभी तो तुम्हारा सीमेंट बन रहा है। माइनिंग तो तुम्हारी प्राइमरी में है, लेकिन सीमेंट क्या हुआ? मैन्युफैक्चर हुआ है, यानी कि सेकेंडरी पार्ट है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है, शुगर मिल्स है। फॉर एग्जाम्पल गन्ना है, गन्ना क्या है? प्राइमरी सोर्स है। फिर वो इंडस्ट्री में जाएगा, तब जाके आपको चीनी मिल मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपने क्या करना है? अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये आलू है, ये मैंने 2 किलो खरीदे। ठीक है, 2 किलो खरीदे मैंने। इसकी कॉस्ट थी, मुझे पड़ी 30 रुपए। आजकल 15 रुपए रेट चला हुआ है आलू का। मैंने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया, मैंने इससे 20 लेज के पैकेट बनाए। तो ये 20 रुपए का लेज जो है वो 20 ही रुपए का है, यानी कि एक लेज 20 रुपए का है। तो मैंने यहाँ पे 400 रुपए कमाया। देखो कितना डिफरेंस है। तो यही लिखा हुआ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये ऐड करता है वैल्यू टू रॉ मटेरियल्स की। जितना आपने इसमें मटेरियल ऐड किया, यानी कि 30 का इसने 400 बनाया। और ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट एंड एनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोजगार देता है और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज एरिया में हमारे काफी यूथ जाता है। आप बद्दी देख लो, नालागढ़ जाते हो, किस लिए जाता है? वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए ही तो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर इन्वेस्टमेंट इन मशीन फैक्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मशीन फैक्ट्री और बुनियादी ढांचे में भी निवेश की आवश्यकता करता है। ये बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम सिंपल यही पूछेगा कि आपने बताना है सीमेंट कौन से सेक्टर में आता है, ऑटोमोबाइल कौन से सेक्टर में आता है, शुगर मिल कौन से सेक्टर में आता है। आपने यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम डिस्कस करेंगे टर्सरी सेक्टर, जैसे कि प्राइमरी से समझ गए, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। ठीक है, ये अभी ओनरशिप मत देखना, केवल इतना ही तुमने देखना है। ठीक है, अब तुमने क्या किया? आलू तुमने डायरेक्ट सोर्स लिया, तुमने इसका क्या बनाया? लेज बना दिया, मैन्युफैक्चर किया, सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, और टर्सरी सेक्टर में आपका आ गया बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। टर्सरी में कौन सा सेक्टर आपका आ गया? बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपके पास आ गया। केवल इतना आपने ध्यान अभी तक रखना है। ठीक है, एग्जाम क्या पूछेगा कि आईटी सेक्टर कौन से सेक्टर में आता है, पूछेगा बैंकिंग कौन से सेक्टर में आता है, ट्रांसपोर्ट पूछेगा कौन से सेक्टर में आता है। तब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी ये चीजें मैंने समझाई नहीं है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, फिर मैं ये चीज क्लियर करूंगा। अब है आपका डिवीजन ऑफ सेक्टर बाय ओनरशिप, यानी कि मालिकाना के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन। अब देखिए, बीएसएनएल है, जियो है, ठीक है, बीएसएनएल है, जियो है। ठीक है, मुझे इन दोनों का ही नाम अभी पता है। अब आपको पता है जियो किसकी कंपनी है? अंबानी जी की है। और बीएसएनएल किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सरकारी संपत्ति है। ठीक है, तभी तो घाटे पे चली हुई है। ठीक है, नेता के विकास तभी तो देश का विकास। इस तरीके से आइडिया रख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए डिवीजन ऑफ सेक्टर देखा, बीएसएनएल की सिम है, जियो की सिम है, क्या काम है दोनों का? ठीक है, अब ये मत करना कि जियो फास्ट है बीएसएनएल स्लो है। दोनों का काम तो यही है कि टेलीफोन, इंटरनेट सेवा एक ही है, लेकिन इनकी ओनरशिप क्या है? अलग अलग है। डिवीजन यानी कि लिखा है बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल सेक्टर आर डिवाइडेड इनटू पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर आपको समझ आ गया होगा, यानी कि मेरा सेक्टर। अब आप लोग बस स्टैंड में जाते हो, कभी भी जाते होगे, आप हमीरपुर गए, कांगड़ा गए, तो तब आपने देखा होगा यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रोडवेज की बसें आपकी अपनी संपत्ति है, यानी कि वो पब्लिक की है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सार्वजनिक क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि उसको अगर आप तोड़ने लग गए कि हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, आपकी भी है, आपके दोस्त की भी है, आपके भाई की भी है, सभी की है। तो पब्लिक सेक्टर में आ जाता है कि ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार का उसके ऊपर अधिकार होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। एग्जाम्पल आपके आगे, जैसे भारतीय रेल, इंडियन रेल्स, इंडियन हैवी इलेक्ट्रिकल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हिमाचल प्रदेश का कोऑपरेटिव बैंक आ गया,
कांगड़ा बैंक आ गया आपका, वो क्या है? गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, यानी कि पब्लिक सेक्टर है। इनका एम केवल पब्लिक सेक्टर का एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका काम होता है जन कल्याण करना और विकास करना। इनका एम होता है टू पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इनसे कमाई करने का कोई रोल नहीं होता। आई होप आपको क्लियर। तो बीएसएनएल जी अब आप समझ सकते हैं कि क्यों घाटे पे है, क्योंकि ये लोगों का क्या कर रही है, विकास कर रही है। पब्लिक सेक्टर में इतना देना, प्राइवेट सेक्टर में आगे हमारे अंबानी जी, पहले उन्होंने फ्री की आदत डाली, अब उनका रिचार्ज जो है कम से कम 800 का है 84 डेज के लिए। तो यहाँ पे लिखा है ओन एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की कंपनी है। अब आप फॉर एग्जांपल आप एसीसी अंबुजा की लगा लीजिए, जैसे एसीसी है और अंबुजा है, ये किसकी कंपनी है? ये अडानी की कंपनी है, इसका अपना एकाधिकार, ठीक है, व्यक्ति या कंपनियों का द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन, यानी कि किसी इंडिविजुअल की कंपनी है। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस जियो लगा सकते हैं, आइडिया, टाटा, रतन टाटा, ठीक है, इन्फोंसी आप लगा सकते हैं, एसीसी, जैसे अंबुजा, कोई भी प्राइवेट कंपनी आ जाती है, ठीक है। और इनका एम केवल होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ अधिकतम कमाना, और इनका कोई रोल नहीं होता है। तो पब्लिक सेक्टर से आप समझ सकते हैं इनका काम है लोगों का जन कल्याण करना, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब है प्रॉफिट कमाना। आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब आप जाते हैं आपके सामने ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यहाँ पे क्या होता है। देखो इकोनॉमिक्स को यहाँ पे डेफिनेशन नहीं रटनी, एक तरह तरीके से समझो, ठीक है। इसको अगर डिटेल में करना जाए ना तो बहुत बड़ी होती है इकोनॉमिक्स, लेकिन आपके सिलेबस में छोटी छोटी चीजें बताइए, उनको ही आपने रिमाइंड रखना है और बार बार इन चीजों को रिवाइज करना है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है कि सरकार द्वारा पंजीकृत, ऑर्गेनाइज से लग रहा है, पता है कोई चीज ऑर्गेनाइज है यानी कि सरकार के अंतर्गत हुई हो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड है वो और रेगुलेट की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं होटल खोल रहा हूँ कीर्तपुर मनाली 4 लेन पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, एनएचएआई से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो यानी कि रजिस्टर्ड, वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। वर्कर गेट फिक्स्ड एंड वेजेस, मुझे फिक्स्ड वेजेस करना पड़ेगा, जो भी वहां की सोशल सिक्योरिटीज होगी, बेनिफिट्स होगी, यानी कि एनएचएआई से जो कोई भी टूरिस्ट आएगा मेरे होटल पे, मुझे एनएचएआई को उसका टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उसको वेजेस देना पड़ेगा, जो मैंने कर्मचारी रखे उनको क्या देना पड़ेगा, फिक्स्ड वेज देना पड़ेगा, फिक्स्ड बेनिफिट्स देना पड़ेगा, रेट लिस्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है, उसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज लार्जर फैक्ट्रीज, जैसे कि आप बड़ी फैक्ट्रीज का भी आइडिया लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एसीसी का लगा लीजिए, तो वहां पे आप देखते हैं जो भी कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, उनका एक रेगुलर वेज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने खोल दी कोई दुकान, फॉर एग्जाम्पल मैंने मिठाई की दुकान खोल ली, है ना, वहां पे मैं होटल का एग्जांपल भी दे रहा था एनएचआई का, तो यहाँ पे तो लार्जर फैक्टर्स आ रही है। अब मैंने मान लीजिए मिठाई की दुकान खोली, अब मैंने कोई छोटू रख दिया दुकान पे, मैंने उसको थोड़ी रजिस्टर्ड करवाया है सरकारी अंतर्गत, वो तो मैंने ऐसे रख दिया, तो उस चीज को हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं कि नॉट रजिस्टर्ड और ऑफिशियली रेगुलेटिंग, यानी कि आधिकारिक रूप से नियंत्रित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखते हैं कि नगर पालिका वाले रेडी वालों को हटा रहे हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही उनको ऑफिशियली रेगुलेट किया हुआ है, वो तो जब मन किया हर जगह पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ऑर्गेनाइज मतलब सरकार से पंजीकृत की गई हुई चीजें है, ठीक है। कुछ रेडी होती है सरकार द्वारा पंजीकृत है, लेकिन उनको नहीं हटाया जाता है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल सुंदरनगर मंडी की साइड जाएंगे तो वो चीजें नगर पालिका द्वारा पंजीकृत होती है, उनको नहीं हटा सकते, लेकिन बाकी आप देखेंगे, मैं हमीरपुर साइड देख लूँ, घुमारवीं साइड देख लूँ, तो वहां पे जो रेडी है वो क्या है, वो नॉट रजिस्टर्ड है, वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं, उनको कभी भी हटा सकते हैं। तो ले यहाँ पे लिखे वर्कर आर मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड एंड डेली वेजेस लेबर, नो फिक्स्ड बेनिफिट, उनका कोई फिक्स्ड बेनिफिट नहीं है, कभी कमा रहे हैं ज्यादा, कभी नहीं कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल वर्कशॉप, एग्रीकल्चर लेबर्स, सड़क विक्रेता, छोटे कारखाने या कृषि मजदूर, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड आप समझ गए होंगे, जो रेगुलेट की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। फॉर एग्जांपल आप कामधेनु दूध सुना होगा आपने नमोल के पास, तो वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाना चाहूंगा कि प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा कि जहाँ पे चीज हमें डायरेक्ट नेचुरली होती है, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये हमारी गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट भी होती है। प्राइवेट
फॉर एग्जाम्पल मेरी है, मैं आलू उगा रहा हूँ, मैं थोड़ी डायरेक्ट सरकार को दे रहा हूँ, मैं तो उसको अपने लाभ के लिए सिर्फ डायरेक्ट मार्केट में बेच रहा हूँ, यानी कि मेरी शॉप है। तो ये इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास भी होती है और प्राइवेट के पास भी होती है, और ये ऑर्गेनाइज्ड भी होता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है। मान लीजिए मैं आलू उगा रहा हूँ, मैं थोड़ी सरकार से परमिशन ले रहा हूँ, लाइसेंस ले रहा हूँ कि मेरे को लाइसेंस दो आप। वो तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी पुश्तैनी जमीन है, उस पे उगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और जितनी भी वो चीज आ गई, कुछ प्राइवेट भी होती है, कुछ सरकारी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एचपीएमसी देखना, हिमाचल वाले याद होगा, जिसमें जैम मिलता है, जूस मिलता है, सरकार का भी है। और जैसे कि बाबा रामदेव प्राइवेट सेक्टर का है, उनका ही जैम भी है। यानी कि ये मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होगी, पतंजलि होगी, आपकी एसीसी होगी, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होगी, वो मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड होती है, जो गवर्नमेंट की भी होती है और प्राइवेट का भी जिसमें रोल होता है। ठीक है, और बैंकिंग आईटी सेक्टर, बैंकिंग से आइडिया लगा सकते हो तुम। एसबीआई हमारा सरकारी है, एचडीएफसी हमारा प्राइवेट है, आईसीआई हमारा क्या है, प्राइवेट है। यानी कि ओनरशिप बोथ है, प्राइवेट के पास भी है, गवर्नमेंट के पास भी है। तो ये हमारी ऑर्गेनाइज्ड भी होती है और अनऑर्गेनाइज्ड भी होती है। ये बात भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये चीजें आपके सामने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो एग्जाम पता है क्या पूछेगा? एग्जाम पूछेगा कि टर्सरी सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है या बोथ है। तब आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड भी और अनऑर्गेनाइज्ड भी है। सेकेंडरी सेक्टर याद रखना कि जितनी भी इंडस्ट्री बनी होती है, अब ऐसा है कि मैं हूँ अनिकेत एनसीईआरटी, तो मैंने मन किया कि हमीरपुर में बना दी फैक्ट्री विदाउट परमिशन। मैं नहीं बना सकता, क्योंकि फैक्ट्रीज आपकी और टेक्सटाइल और स्टील ये जो कंपनी होती है, ये और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आती है। ठीक है, तो केवल याद रखना सेकेंडरी सेक्टर आपका ऑर्गेनाइज्ड में है, प्राइमरी और टर्सरी आपके ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। और ओनरशिप का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ओनरशिप ऐसे सभी की प्राइवेट, तो सभी की सेम ही रहेगी। अब हमारा नेशनल इनकम के ऊपर टॉपिक रहेगा। जैसा कि अभी हमने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेशनल इनकम आपका डेवलपमेंट के रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्र की आय। राष्ट्र की आय क्या होती है? राष्ट्र की आय मतलब होती है कि जितनी वस्तु मैंने बनाई, जितनी वस्तु मैंने बेची, जितना मैंने उत्पादन किया कंट्री में, उसी को ही हमने नेशनल इनकम कहा गया। अब याद रखो, नेशनल इनकम का मतलब है, अब फॉर एग्जांपल मेरा भाई कोई कनाडा में है, कोई यूएसए में है, वो भी इनकम कमा रहा है, वो भी मेरे देश की नेशनल इनकम का पार्टिसिपेट है। वो भी मैं आगे चीज आपको समझाऊंगा। लेकिन नेशनल इनकम में आपने केवल ये ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें हमने बनाई, बेची, उत्पादन की कंट्री में ड्यूरिंग ईयर, उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे, राष्ट्र की इनकम। ठीक है, अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखो, नेशनल इनकम क्या होता है? राष्ट्रीय आय वह कुल मूल्य है जो किसी देश में एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से उत्पन्न होता है। ये बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बात, ये हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस के बारे में भी बताता है कि हमने कितनी बेचा, हमने कितनी ग्रोथ की, कितना हमने प्रॉफिट कमाया, ये चीज भी देखेंगे। इंक्लूड प्रमोशन बाय इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। देखिए, इंडिविजुअल का भी इसमें रूल होता है और गवर्नमेंट्स का भी इसमें रूल होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया, अगर मैं फार्मर हूँ, मैं आलू उगा रहा हूँ, मैं अपना इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, तो वो भी एक नेशनल इनकम का पार्टिसिपेट होता है। और ये कैलकुलेटेड होती है एनुअली। ठीक है, वार्षिक आधार पे इसकी गणना की जाती है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेशनल इनकम आपने ध्यान रखना है, जितनी भी इनकम हमने कंट्री में कमाई हो, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम कहते हैं। ऑल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड एज ए नेशनल इनकम। केवल इतना आपने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या बनता है? अब कुछ भाई बंधु हमारे ऐसे हैं जो कि कनाडा में है, कोई यूएसए में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका भी कुछ रोल होता है हमारा नेशनल इनकम में। तो वो चीजें हमें पढ़नी होती है जीडीपी से, जीएनपी से, एनएनपी से, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ए नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, देयर आर ए सेवरल कंसेप्ट टू मेजर नेशनल इनकम बेस्ड ऑन इनकम आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर। यानी कि कितनी आउटपुट निकली और कितना हमारा खर्चा निकला, उस हिसाब से हम बताते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के कई तरीके हैं, जैसे आय, उत्पादन और व्यय के आधार पर हम देखेंगे। अब आपके सामने यहाँ पे आया जीडीपी। पहले तो फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए जीडीपी? जीडीपी फुल फॉर्म इज ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक से पता चला है क्या मतलब, लोकल काम है, डोमेस्टिक घरेलू काम है।
ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। डोमेस्टिक किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। देश के अंदर हमने जो वस्तुएं और सेवा दी गई है, जिससे कमाई है हमने कोई भी इनकम, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री बॉर्डर इन ए ईयर इज कॉल्ड एज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने यहाँ पे कहना है। ठीक है, अब जीएनपी क्या कहता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, जीएनपी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब कुछ भाई बंधु आपके क्या है, विदेश में भी है और वो भी इंडिया के लिए कुछ कमा रहे हैं। ठीक है, और कुछ वो अपने वहां यहाँ मतलब कनाडा के व्यक्ति होंगे जो इंडिया में होंगे, वो भी अपने देश के लिए कमा रहे होंगे। तो उस हिसाब से हम जीएनपी को फाइंड आउट करते हैं। जीडीपी मतलब देश के भीतर ही हमने कमाई की है। तो इसमें क्या कहते हैं, विदेश से प्राप्त निवल आय, देश के नागरिक द्वारा विदेश में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। अब देखिए, कुछ कनाडा के लोग इंडिया में भी रहते हैं, कुछ इंडियन लोग कनाडा में भी रहते हैं। कनाडा में जब हमारे जो दोस्त कमा रहे हैं पैसे, तो उसको हमारी देश की इनकम से प्लस करेंगे। जो यहाँ के बंदे कमा रहे हैं, यानी कि कैनेडियन पीपल कमा रहे हैं अपने कनाडा के लिए, तो उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वही चीज आपकी क्या कहती है, जीएनपी कहती है। होती तो ये वही है, जीडीपी ही होती है, लेकिन इसमें क्या आपको ऐड करना होता है, इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम अर्न्ड बाय अ सिटीजन अब्रॉड माइनस इनकम अर्न्ड बाय अ फॉरेनर इन दी कंट्री, जो इन्होंने कंट्री के अंदर कमाई हुई है उसको हमने माइनस करना होता है। आई होप इतना अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीएनपी क्या होता है। अब आपका पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, अब जीएनपी माइनस पूंजी का हास्र, यानी कि मशीनरी संसाधनों का मूल्यांकन। अब जीएनपी जैसे कि आपने ग्रॉस नेशनल इनकम कमाया, अब आपकी मशीनरियों का भी खर्चा हुआ होगा, कितना आपका खर्चा हुआ, यानी कि कोई भी चीज अगर आपने कमाई है तो उसमें आपने खर्चा भी तो दिया होगा। तो एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीएनपी को माइनस करते हैं, किससे, डेप्रिसिएशन को हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। एनआई मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, पर यहाँ पे आप पर कैपिटा इनकम मैंने आपको समझाई है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालनी है। ठीक है, ठीक है, मैंने एक पिछली क्लास में आपको बताया था पर कैपिटा इनकम, बताया था मैंने पिछली क्लास में कि टोटल इनकम कितनी है अपॉन आपने बताना है टोटल। ये नेशनल इनकम ही मतलब है टोटल इनकम अपॉन आपकी कितनी पॉपुलेशन है, ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जीडीपी का देखो, मतलब सकल घरेलू उत्पाद हिंदी वाले रखेंगे याद, और इंग्लिश वाले याद रखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी क्या रहेगी, डेफिनेशन सॉरी फुल फॉर्म रहेगी। अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें पता चला कि हमने जितना कमाया देश के अंदर कमाया और देश को ही दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी, यानी कि ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए ईयर इज कॉल्ड एज ए जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज आपने यहाँ पे रखनी है कि प्रोडक्शन, यहाँ पे आपने केवल इतना ध्यान रखना है, जीडीपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी कंट्री इज कॉल्ड एज ए जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी के अंतर्गत क्या क्या आता है, इनकम मेथड क्या होता है जीडीपी में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने वेजिस, उसमें आपने क्या करते हैं, रेंट को भी जोड़ते हैं, कितना आपको इंटरेस्ट मिला, कितना आपको प्रॉफिट मिला, और टैक्सेस हुआ, और उसमें आपने सब्सिडी को माइनस करना है, वो आपकी जीडीपी होती है। ठीक है, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है वेजेस प्लस, केवल यही यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जितनी इनकम हमने अपने देश से कमाई होती है, देखिए हमने वेजेस भी दिया होगा, ठीक है, रेंट भी दिया होगा, इंटरेस्ट भी दिया होगा, प्रॉफिट भी दिया होगा, टैक्सेस भी दिया होगा, और आपकी सब्सिडीज को भी उसमें घटाएंगे, तो उसी को कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इनकम मेथड से। अब यहां से आप एक्सपेंडिचर मेथड्स क्या होता है, ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। इसमें जीडीपी में खर्च व्यय क्या होता है जीडीपी का, तो इसका यहाँ पे आपने याद रखना है सीआईजी,
कैग से मैंने इसको ऐसे याद रखा है, कैग होता है जो आपका ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है। कैग से आप यहाँ पे ध्यान रखते हैं, तो CIG से मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा। CI से मतलब सी से मुझे होता है कि कितना मैंने कंजम्पशन किया, कितनी मैंने, आई से मुझे पता चला कितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की, कितनी गवर्नमेंट ने अपना खर्चा किया, स्पेंडिंग किया। एक्स मतलब मैंने कितना एक्सपोर्ट किया और मैंने कितना इंपोर्ट किया, वो माइनस किया, उससे भी मुझे जीडीपी पता चलती है, ठीक है। यहाँ से आपने ध्यान रखना है, जीडीपी इज इक्वल टू कैग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज कॉल्ड एज ए, आपकी क्या होती है, जीडीपी। जो मैंने आपको बताया, फॉरेनर क्या होगा, उधर भी देंगे, और जो हमारे भाई बंधु गए होंगे फॉरेन, वो भी इंडिया में लाएंगे, तो इस हिसाब से जीडीपी का पता हम लोग करते हैं। अब जीएनपी का मतलब मैंने समझा दिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको समझाया, सीधे कुछ नहीं करना याद, यहाँ पे रखना है याद, जीएनपी इज इक्वल टू, पहले तो पता है मेरे को, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम होती है, ये नेट फैक्टर इनकम क्या होती है ये मैं आपको बता दूं, जिसमें इनकम अर्न इंडियन इन फॉरेन, मैं फॉरेन FORN नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, गलत स्पेलिंग है लेकिन ध्यान रखना, माइनस इनकम अर्न फॉरेनर इन इंडिया। यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेक्स्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे कि हम निकालते हैं कितनी इनकम हमारी इंडिया के लोग बाहर से लेके आए और फॉरेनर यहाँ से लेके गए, ठीक है। अब आपके सामने चला NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का अभी मतलब समझाया, NNP यानी कि आपने जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, आपका कितना खर्चा हुआ मशीनरी का, ठीक है, ये चीज हम NNP से पता करते हैं। केवल याद रखना नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, जहां पे मैंने इस टॉपिक को छोड़ा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनएनपी की फैक्टर कॉस्ट हम कैसे निकालें, जिसमें हम क्या करेंगे, एनएनपी की फैक्टर कॉस्ट होती है एनएनपी। एनएनपी अभी बताया कैसे निकालते हैं, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, अभी आपको पता चला। अगर इसकी फैक्टर कॉस्ट लगी पता, तो ये जैसे कि हम क्या करते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, प्लस क्या करते हैं, सब्सिडी देते हैं। तो केवल यहीं से यहाँ पे ध्यान रखना, एनएनपी यानी कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, कि आपसे कितना इनडायरेक्ट टैक्स लिया गया जिसको आपको सब्सिडी के माध्यम से आपको दे दिया गया, ठीक है। यही आपकी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। याद रखना, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ठीक है। सिलेंडर वाला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये कुछ फॉर्मूलेज है, यहाँ पे आपने ध्यान रखने हैं। जैसे कि जीडीपी का कैग वाला आइडिया बताया था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपने यहाँ पे ध्यान रखना, ये कुछ ट्रिक है, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एनएनपी मीन्स, एनआई मीन्स एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। चैप्टर 2 से केवल इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यू, कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनएनपी नेशनल इनकम को डिटेल में जानना चाहेंगे तो आपको ये लेक्चर मैं अगर बड़ा करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ, लेकिन आपके पटवारी के सिलेबस के हिसाब से इतना बहुत है। ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, मैंने समझा दिया कि किस तरीके से याद करने हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सेक्टर, बैंकिंग, फिशिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या आईटी सर्विसेज। मैंने बताया था कि मैं प्राइमरी को 1 डिग्री लिखूंगा, सेकेंडरी को मैं 2 डिग्री लिखूंगा और 3 डिग्री लिखूंगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो व्हाट इज दी, मुझे बताइए प्राइमरी सेक्टर कौन सा है। जिसने चुन लिया उन्होंने बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। बैंकिंग कौन सा सेक्टर है बताओ, सोच लिया होगा आप लोगों ने, तो ये टर्सरी में आता है। टेक्सटाइल कौन से में है, जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपका आलू से लेज बन रहा है, कहां पे बनता था लेज, वो, तो ये आपका बनता था सेकेंडरी में। आईटी सेक्टर भी आपका किस में आता था, टर्सरी में आता था। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी यहाँ पे आपकी सही रहेगी, फिशिंग। फिशिंग आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपने यहाँ पे मुझे बताइए, द सेकेंडरी सेक्टर मेनली इन्वॉल्व्स,
एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ। क्या बताते हैं सेकेंडरी सेक्टर मेनली? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ पे हमें पता देखा, कहाँ पे हमने सीखी? फॉरेस्ट्री हमने कहाँ पे सीखी? प्राइमरी सेक्टर में, 1 डिग्री में। मैन्युफैक्चर, आलू से मैंने लेज कहाँ पे बनाया? मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया? प्रोसेस मैंने कहाँ पे किया? तो ये चीज मैंने सेकेंडरी में की। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हमने कहाँ पे देखा? अगर इंश्योरेंस नहीं था वहां पे तो बैंकिंग से ही रिलेट कर लेना इसको। तो ये हमने किस में पढ़ा? टर्सरी में। तो ये किस में आया? सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटी कौन सी है? माइनिंग है, माइनिंग तो प्राइमरी है। शुगर मिल है, ट्रांसपोर्ट है। शुगर मिल कौन सी है? फिशिंग कौन सी है? फिशिंग भी मेरी प्राइमरी है। शुगर मिल मेरी आई थिंक सेकेंडरी है। तो ट्रांसपोर्ट आपकी कौन सी है? टर्सरी है। तो ऑप्शन सी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपके इस तरीके से हुए। अब चलिए यहाँ से आपके सामने एक और प्रश्न। देखिए, इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछ लूँ, एचआरटीसी बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या टर्सरी सेक्टर? बताइए, इंडियन रेलवेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका सेक्टर है? पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है? ये आपने मुझे बताना है। आई होप आपने सोच लिया होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि हमने देखा, तो ये रेलवे किसके अंतर्गत आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये सरकार के अंतर्गत आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे क्यों बनाई है? लोगों की सेवा के लिए, कि लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेट पे आ सके, हमारा रॉ मटेरियल इधर से उधर को जा सके। तो ये एक पब्लिक सेक्टर है, लोगों के कल्याण के लिए ये चीज बनाई हुई है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मुझे बताना है, विच सेक्टर प्रोवाइड्स अ रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री? बताइए, विच सेक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री? कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री? इंडस्ट्री तुम्हारा सेकेंडरी में आता है, तो कौन होगा? प्राइमरी होगा। माइनिंग तुम्हारी किस में आती थी? प्राइमरी। माइनिंग में, माइनिंग से जो लाइमस्टोन जाएगा वो जाएगा फैक्ट्री में, तब जाके तुम्हारा सीमेंट बनेगा। तो इससे यहाँ पे ऐसे आपने ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पे अब आपके सामने यहाँ पे एक और आंसर बताना है आपने, क्वेश्चन नंबर 6 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी? आपने बताना है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज मतलब जो कि सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज है, मतलब एक लाइसेंस्ड चीज है। स्ट्रीट वेंडिंग, मैंने बताया था रेडी वाली है, होते हैं? नहीं होते, क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, तभी तो नगर पालिका वाले उनको हटा देते हैं। डेली वेज लेबर इन एग्रीकल्चर, पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री वर्क, यह आपका यहाँ पे आएगा स्मॉल अनरजिस्टर्ड वर्कशॉप। ये तो नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड तो कभी आएगा ऑर्गेनाइज्ड में। तो डेली वेज लेबर इन एग्रीकल्चर, ये भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है आपका ऑर्गेनाइज, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री वर्क, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। अब मुझे यहाँ से आपने समझाना है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर है। ये तो हो ही नहीं सकता। अडानी अंबानी क्या लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं काम? नहीं कर रहे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिल्कुल सही। एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति बैठ गया तो नहीं। रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन, ये भी नहीं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जितना प्रॉफिट ये कमा सकते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि कौन सा इनमें से प्राइमरी सेक्टर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? माइनिंग, ये तो प्राइमरी है। फॉरेस्ट्री, ये भी प्राइमरी है। फिशिंग भी प्राइमरी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपकी सही रहेगी, बिकॉज सीमेंट प्रोडक्शन हमने सेकेंडरी में देखा था। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है। ठीक है, अब आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज ग्रोइंग फास्टेस्ट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट? देखिए, हाँ, अब मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, मुझे बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज ग्रोइंग फास्टेस्ट इन इंडियन इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट? किस सेक्टर में ज्यादा है? प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, टर्सरी में है या आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो यहाँ पे आपका नहीं होगा, ये तो काट लो। प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है?
तो देखिए दोस्तों, सेकेंडरी में कुछ लोगों को डाउट लग सकता है कि इंडस्ट्रीज आ गई, वहां पे ज्यादा नहीं, जो कि यहाँ पे हम यहाँ पे बात याद रखना कि आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ये बात याद रखना। टर्सरी सेक्टर इज द फास्टेस्ट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने ध्यान रखना है। टर्सरी सेक्टर ध्यान रख सकते हैं, जिसमें आपकी आईटी आगे, बैंकिंग आगे, हेल्थ आगे, ट्रांसपोर्ट आगे, ये एक्सपेंड करता है रैपिडली, आपको प्रोवाइड करता है मोर जॉब, यानी कि टर्सरी सेक्टर, आईटी सेक्टर। प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, और इसी को ही सर्विस सेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें जीडीपी क्या है, ज्यादा मिलती है। ठीक है, जीडीपी ज्यादा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी बताए, जीडीपी टर्सरी सेक्टर में ज्यादा है, ये मेरी ध्यान रखना। और लेबर फोर्स कम है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, है इसमें मतलब लेबर फोर्स का मतलब ये है कि ये नहीं बोल रहा मैं कि यहाँ पे व्यक्ति कम है। मतलब मान लीजिए मैं 10 बंदे काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं 1000 की, ये कहने का मतलब है। ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि प्राइमरी में जीडीपी हमारी क्या होती है, कम है प्राइमरी सेक्टर में, और लेबर फोर्स हमारी क्या है, ज्यादा है। अब फॉर एग्जाम्पल, धान की कटाई होती है पंजाब में, कितने बंदे लगते हैं, क्या वो सर्विस सेक्टर से कमा लेते हैं कभी ज्यादा? मान लीजिए कितना मिलेगा उनको, कितनी दिहाड़ी मिलेगी उनको, क्या जीडीपी में वो ज्यादा रोल कर पाएंगे, पैदा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाएगा कि जीडीपी किस सेक्टर में ज्यादा है, तो टर्सरी में याद रखना, प्राइमरी में कम है। और लेबर फोर्स अगर आपसे पूछ ले तो प्राइमरी में ज्यादा है। ठीक है, और टर्सरी में कम है। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क है, आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ से आपके सामने एक और प्रश्न है नेशनल इनकम से रिलेटेड। नेशनल इनकम किसे कहते हैं, टोटल इनकम अर्नड बाय अ गवर्नमेंट, ये तो गलत है। टोटल इनकम, टोटल पॉपुलेशन इनकम, ये भी गलत है। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री, ये भी गलत है। ये सही आंसर है ऑप्शन बी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री इन ए ईयर इज कॉल्ड एज ए नेशनल इनकम, आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं ऑप्शन, यहाँ पे आपने बताना है मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग नेशनल इनकम, बता सकते हैं, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, जीडीपी क्या होती है, ये अब आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने हैं, जितने भी ये मेरे यहाँ पे एमसीक्यूज है, आपने क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और पीडीएफ को डाउनलोड करके इनको सॉल्व करना है। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो चैप्टर 3 के ऊपर हम जाएंगे कल, अगर कोई डाउट है कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।